गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। केपी कॉलेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, सेमेस्टर 3 के अंदर हमारे प्लेटो चल रहा था। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हम पढ़ रहे थे और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के जो प्रमुख थॉट्स हैं, जो प्रमुख विचार हैं, उनके बारे में विचार कर रहे थे हम लोग उनके ऊपर बात कर रहे थे। अब तक हमने शुरुआत की थी प्लेटो से, और प्लेटो की मैंने आपको प्लेटो का न्याय, शिक्षा, साम्यवाद, ठीक है, दार्शनिक, राजा, उनका जीवन परिचय, प्लेटो की बहुत सारी बातें बता दी है। और कुछ जो बातें प्लेटो से संबंधित बाकी रह गई हैं, प्लेटो ने एक और सिद्धांत दिया था और हमारे सिलेबस के अंदर वो सिद्धांत है जिसका नाम है आदर्श राज्य का सिद्धांत। प्लेटो ने किस प्रकार के राज्य को आदर्श राज्य बताया है और एक आदर्श राज्य के अंदर क्या क्या होना आवश्यक है, इनके बारे में हम आज बात थोड़ी सी करते हैं। तो आज के हमारी जो क्लास रहेगी, ठीक है ना, आज की हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विचार, जिसके अंदर हमारा प्लेटो चल रहा था, ठीक है ना, हमारे प्लेटो चल रहा है। तो प्लेटो की बात करते हैं और बात करते हैं, हाँ, प्लेटो के राजनीतिक विचार, प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत, प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत। प्लेटो ने आदर्श राज्य के बारे में क्या बातें बताई और क्या क्या आदर्श राज्य के अंदर होना चाहिए, क्या गुण है, क्या दोष है, क्या विशेषताएं और क्या आलोचनाएं, पूरी का पूरा जो है आदर्श प्लेटो के आदर्श राज्य के ऊपर बात करते हैं। प्लेटो कहता है कि प्लेटो के काल में यूनान में जो राजनीतिक अराजकता व्याप्त थी, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप उसने एक आदर्श राज्य की कल्पना कर उसे अपने पुस्तक रिपब्लिक में प्रस्तुत किया। देखो, जिस समय जो प्लेटो का काल था, अर्थात ईसा के लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले, आज से 2700-2800 साल पहले, उस समय एथेंस के अंदर, यूनान के अंदर राजनीति के अंदर बड़ी ही यूं अराजकता व्याप्त थी। लोगों को कोई प्रकार का अधिकार नहीं दिया जाता था। राजा जो होता था उसके ऊपर भी चर्च का और धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। राजा खुद, राजाओं की जो सरकारें होती थी वो अस्थिर होती थी, सामंती व्यवस्था पर आधारित होती थी। और ऐसे समय के अंदर राजा अपने विरोधियों को दबाने के लिए, राजा अपने पड़ोसियों को दबाने के लिए बार बार बल का प्रयोग करते थे, शक्ति का प्रयोग करते थे, और उसकी वजह से लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद होता है वो नहीं पनप रहा था, राज्य विकास नहीं कर रहे थे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चारों तरफ अराजकता का माहौल था। राज्य के अंदर एक शांति और जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं थी। इस वजह से राज्य के अंदर शांति बनी रहे, राज्य के अंदर व्यवस्था बनी रहे, राज्य के अंदर न्याय हो, लोगों के अंदर नैतिकता हो, इन सब के लिए प्लेटो ने कहा कि राज्य का आदर्श राज्य होना जरूरी है। अब देखो, प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की, ठीक है ना, क्योंकि प्लेटो की बहुत सारी जो बातें हैं वो कल्पनाओं पर आधारित हैं। चाहे उसकी शिक्षा व्यवस्था हो, जो 50 वर्ष तक चलने वाली शिक्षा हो, या फिर उसका साम्यवाद हो, सारी की सारी चीजों के अंदर कल्पनाएं बहुत थी। तो प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की और आदर्श राज्य की स्थापना के लिए, आदर्श राज्य के लिए उन्होंने क्या कहा, उसके बारे में बात करते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य आने वाले सभी समय और स्थानों के लिए एक आदर्श का प्रस्तुतिकरण है। यानी प्लेटो का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है वो प्लेटो का आदर्श राज्य आने वाले समय के अंदर, विश्व के अंदर विभिन्न देशों के लिए, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न भागों के अंदर एक आदर्श प्रस्तुतिकरण है। यहाँ जिस प्रकार से भारत के अंदर गांधी जी ने राम राज्य की अवधारणा दी थी, उसी प्रकार से प्लेटो ने आदर्श राज्य की अवधारणा दी थी। प्लेटो चाहता था कि प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम जीवन व्यतीत करे और उसके अनुसार ये केवल एक श्रेष्ठ राज्य अथवा एक आदर्श राज्य में ही संभव था। प्लेटो चाहता था कि इंसान जो है, व्यक्ति भगवान के द्वारा बनाई हुई एक असीम और एक अलग ही देन है। अतः जिन व्यक्ति ने जन्म लिया है, चाहे किसी भी राज्य के अंदर जन्म लिया है, किसी भी संप्रदाय के अंदर जन्म लिया है, किसी भी धर्म के अंदर जन्म लिया है,
या व्यक्ति ने किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र के अंदर जन्म लिया है, मगर जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, जो व्यक्ति है, अर्थात मनुष्य को मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार मिलने चाहिए। मनुष्य का जो जीवन होता है वो पशु पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ होना चाहिए। व्यक्ति को एक श्रेष्ठतम जीवन की प्राप्ति होनी चाहिए। और व्यक्ति को ये श्रेष्ठतम जीवन कब प्राप्त होगा? जब जो राज्य होगा वो आदर्श होगा, जब राज्य के अंदर न्याय की व्यवस्था होगी। और इस आदर्श राज्य के प्लेटो कहता है कि व्यक्ति को एक अच्छा जीवन मिले, वो एक आदर्श राज्य में ही संभव है, साधारण राज्यों में संभव नहीं है। प्लेटो आगे कहता है, इसलिए रिपब्लिक में उसने एक आदर्श राज्य का चित्रण किया है। प्लेटो के आदर्श राज्य के 4 आधार स्तंभ हैं। प्लेटो क्या कहता है कि अपने राज्य के अंदर, यानी कि व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है, और उस आदर्श राज्य की स्थापना के लिए व्यक्ति राज्य के अंदर 4 स्तंभ बताता है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से थे? पहला स्तंभ है न्याय। तो प्लेटो का न्याय के ऊपर हमने पूरी क्लास की है, ठीक है। दूसरी जो है वो है शिक्षा, तीसरा है संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, और चौथा है दार्शनिक शासक। इन चारों के ऊपर प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के जो 4 स्तंभ बताए हैं, न्याय, शिक्षा, दार्शनिक राजा, शिक्षा और साम्यवाद, इन चारों के ऊपर हमने क्या है एक विस्तृत क्लास की है। फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए थोड़ा सा बता दूं। प्लेटो ने बताया था न्याय का मतलब प्लेटो ने क्या बताया था? नैतिकता, यानी कि व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति के आंतरिक रूप से परिवर्तन लाना, वो क्या था? न्याय था। व्यक्ति के अंदर नैतिक सुधार करना, राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति, समुदायों के प्रति उनके अंदर एक अच्छी भावना हो, वो न्याय है। शिक्षा के बारे में प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा जो है, शिक्षा को उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा 2 भागों के अंदर बांटा था। और शिक्षा जो है एक लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया बताई थी, जिसके अंदर शारीरिक शिक्षा, व्यायाम और राज्य से संबंधित शिक्षा, सब प्रकार की बहुत सारी बातों को शिक्षा के अंदर शामिल किया था। अगली जो बात है संपत्ति और परिवार का जो साम्यवाद की जो विचारधारा दी थी, प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत था, प्लेटो ने साम्यवाद के अंदर कहा था कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति को अपने परिवार और संपत्ति का जो व्यक्तिगत निजी, ठीक है ना, व्यक्तिगत या निजी भौतिक संपत्ति होती है, घर, परिवार, मकान, पैसा, टक्का, सोना, चांदी, इनकी जो चाहत होती है उसका त्याग करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन के अंदर जो प्रेम होता है, माता पिता, भाई बंधु, खास करके पत्नी, ठीक है ना, ये जो इन चीजों का भी क्या होना चाहिए? बच्चे, तो ये पत्नी, बच्चे, परिवार, इन सब चीजों का व्यक्ति को क्या है? इन सब जो एक शासक होता है, उन शासक के जीवन के अंदर पत्नी का स्थान नहीं है, बच्चों का स्थान नहीं है। उनके लिए राज्य जो व्यवस्था करेगा उसके अनुसार वो अपना जीवन जिएगा। कहने का मतलब शासक, आदर्श राज्य का जो शासक होगा वो निजी संपत्ति और अपने परिवार का त्याग करेगा। और अगली बात उसने बताई थी दार्शनिक शासक, अर्थात वो व्यक्ति जो शिक्षित हैं, जिनके अंदर निर्णय लेने की, जिनके अंदर विवेक है, बुद्धि है, क्षमता है, इस प्रकार का जो उच्च शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो दार्शनिक है, उसको शासक बनाना चाहिए। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की स्थापना के लिए ये 4 स्तंभ बताए थे, जिनके ऊपर हमने विस्तृत बात कर ली है, ठीक है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य के 4 स्तंभ है। न्याय, अभी हमने बात कर ली, शिक्षा, संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, और दार्शनिक शासक, अर्थात दार्शनिकों को शासक बनाना चाहिए। अब बात करते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है, उस आदर्श राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, उस आदर्श राज्य के अंदर क्या क्या होना आवश्यक है। तो प्लेटो के आदर्श राज्य की पहली विशेषता है दार्शनिक सम्राट का सिद्धांत, अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य के अंदर जो शासक होगा, जो सम्राट होगा, जो राजा होगा, वो कौन होगा? एक दार्शनिक होगा, अर्थात उस राज्य का विवेकशील, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति जो है, उसको क्या करना? दार्शनिक, ऐसे दार्शनिक को, ऐसे व्यक्ति को सम्राट, शासक या राजा बनाना।
आदर्श राज्य की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, सम्राट की स्वार्थ रहित सेवाएं, अर्थात जो सम्राट हैं, जो शासक हैं, जो दार्शनिक राजा बन रहा है, उसके जीवन के अंदर उसका व्यक्तिगत स्वार्थों से वो परे रहेगा। उसकी जो प्रवृत्ति रहेगी, उसकी जो भावना रहेगी वो साधुवादी रहेगी। जिस प्रकार से संत होते हैं वो व्यक्तिगत दुनिया, बाहरी जो दुनिया होती है, संपत्ति का, परिवार का, इन सब चीज़ों का त्याग कर देते हैं और अपना पूरा का पूरा जीवन किसके लिए लगा देते हैं? अपना जीवन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, दुनिया की मंगल कामना के लिए लगा देते हैं। उसी प्रकार से जो शासक होगा उसके अंदर स्वार्थ नहीं होगा, उसके अंदर न तो संपत्ति की चाह होगी, न परिवार की चाह होगी, न उसके अंदर प्रेम की चाह होगी। वो एक जो साधुवादी जो है ना, एकदम निरपेक्ष नहीं कह सकते अपन, एकदम वो निरंकारी जीवन व्यतीत करेगा। राज्य एवं व्यक्तियों में समानता, प्लेटो के आदर्श राज्य की अच्छी अगली जो विशेषता है वो क्या है? व्यक्ति एवं राज्य में समानता। व्यक्ति एवं राज्य में समानता स्थापित करना। व्यक्ति एवं राज्य में समानता स्थापित कैसे होगी? जब क्या करेगा? राज्य व्यक्ति को अधिकार प्रदान करेगा और राज्य व्यक्ति को अधिकार प्रदान करेगा, राज्य व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करेगा, राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं समानता की रक्षा करेगा, राज्य व्यक्ति की जो मूलभूत भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और बदले में व्यक्ति जो है, बदले में व्यक्ति राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को समझेगा, उन कर्तव्यों के प्रति तत्पर रहेगा। राष्ट्र को जब आवश्यकता पड़ेगी तब वो तैयार रहेगा राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए और अपने राज्य की सेवा के लिए वो सदा तत्पर रहेगा और निस्वार्थ भाव से अपने खुद के कर्तव्यों को समझ करके राष्ट्र के लिए जब आवश्यकता पड़ेगी तब व्यक्ति क्या करेगा? प्रस्तुत होगा राज्य के लिए। इस प्रकार राज्य एवं व्यक्ति में स्वतंत्रता समानता स्थापित कर देते हैं। सम्राट का कलात्मक रूप, सम्राट जो है ना वो कैसा होना चाहिए? राजा कैसा होना चाहिए? जो दार्शनिक राजा है वो उसका कलात्मक स्वरूप होना चाहिए। उस राजा के अंदर, उस सम्राट के अंदर एक लचीलापन होना चाहिए। प्लेटो कहता है कि शासन करना भी एक कला है। शासन करना भी क्या है? एक कला है। जिस प्रकार से जादूगर अपने जादू के द्वारा, ठीक है ना, और कलाकार अपनी कला के द्वारा जो सारी की सारी भीड़ होती है, जो उसके ऑडियंस होते हैं, उनको उनके प्रति मोहित करते हैं, उनको बांध करके रखते हैं, उसी प्रकार से एक राजा होगा ना, उसका भी कलात्मक स्वरूप होना चाहिए। वो भी पूरा आर्टिस्ट होना चाहिए कि वो क्या करे? अपने राज्य की जो जनता है, विविधता वाली जो जनता है, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र एवं संस्कृतियों के आधार पर विभिन्नताओं वाली जो जनता है, उन जनता को क्या करे? अपने अंदर समेट करके रखे, उनके सामने कुछ इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से शासन कार्य करे, यानी कि कलात्मक रूप से शासन करे, जिनसे सबको लगे कि नहीं, राजा, सब राजा एवं राज्य के प्रति प्रेम करे और सब यही, सबको ऐसा महसूस हो कि राजा हमारे स्वार्थों के लिए कार्य कर रहा है, हमारे हितों को ध्यान में रख करके राजा कार्य कर रहा है। तो अगली उसने क्या बताई थी विशेषता? सम्राट का कलात्मक रूप बताया था। अगली बात जो वो बताता है वो बताया है न्याय की सर्वोपरिता का सिद्धांत। अगर राज्य के अंदर न्याय नहीं होगा तो बिना न्याय के उस राज्य का अस्तित्व ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। अतः प्लेटो क्या कहता है? न्याय को सर्वोपरि मानता है। आदर्श राज्य के अंदर न्याय की स्थापना होनी चाहिए और न्याय के लिए वो कहता है कि व्यक्ति के अंदर जो है नैतिकता वो आनी चाहिए। व्यक्ति के अंदर व्यक्तिगत गुणों का विकास करना, व्यक्ति के अंदर नैतिकता का विकास करना। न्याय से तात्पर्य है प्लेटो का कि व्यक्ति के अंदर सुधार करना, व्यक्ति के अंदर जो वो क्या है ना, ये
जो दुर्भावनाएं हैं, व्यक्ति के अंदर जो गंदी आदतें हैं, उनको खत्म करना और व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का विकास करना। न्याय को प्लेटो बाहरी तत्व नहीं मानता है, बल्कि प्लेटो न्याय को व्यक्ति का आंतरिक तत्व मानता है और कहता है कि न्याय के अंदर व्यक्ति के अंदर सुधार करो। अगर व्यक्ति के अंदर आंतरिक रूप से सुधार हो गया, व्यक्ति के अंदर नैतिकता आ गई, व्यक्ति की भावना अच्छी हो गई, व्यक्ति के अंदर आंतरिक सुधार आ गया, व्यक्ति के जो दुर्गुण हैं वो खत्म हो गए, तो राज्य के अंदर न्याय की स्थापना अपने आप हो जाएगी। अगली जो बात करता है आदर्श राज्य की जो विशेषता बताता है प्लेटो, वो बताता है सुव्यवस्थित शिक्षा पद्धति। प्लेटो बताता है कि आदर्श राज्य के अंदर सभी लोगों को शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा को वो अनिवार्य मानता है। महिलाओं के लिए भी वो शिक्षा की बात करता है, पुरुषों के लिए भी शिक्षा की वो बात करता है। सभी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र एवं संस्कृति के लोगों के लिए वो शिक्षा की बात करता है। प्लेटो अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, साथ साथ जो शिक्षा दी जाती है वो मुफ्त में शिक्षा दी जानी चाहिए। और शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगी, शिक्षा की व्यवस्था सरकार करेगी। इस प्रकार की बातें भी वो जो है आदर्श राज्य के अंदर बताता है। और उसने जो है प्राथमिक शिक्षा का क्या स्वरूप होगा, व्यायाम, स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें और साहित्य, मनोरंजन, इनको वो प्राथमिक शिक्षा में शामिल करता है। और उच्च शिक्षा के अंदर वो जो है विभिन्न प्रकार की दंड व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इन सबको उच्च शिक्षा के अंदर शामिल करता है। तो प्लेटो कहता है कि प्लेटो के आदर्श राज्य के अंदर एक सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली होगी, जो सभी लोगों के लिए अनिवार्य शिक्षा होगी, सभी लोगों के लिए राज्य के द्वारा मुक्त शिक्षा होगी, महिला पुरुष दोनों के लिए शिक्षा होगी, सैनिकों के लिए भी शिक्षा होगी, शासकों के लिए भी शिक्षा होगी और सभी लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी। अगली जो विशेषता बताता है वो बताता है नैतिकता। नैतिकता के ऊपर मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं। नैतिकता को क्या करता है प्लेटो अनिवार्य बताता है। प्लेटो कहता है कि नैतिकता के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है। प्लेटो कहता है कि नैतिकता के ऊपर बल देना चाहिए, अर्थात नैतिकता और न्याय जो है उनको साथ में जोड़ता है। अगली जो बात बताता है प्लेटो अपने आदर्श राज्य की जो विशेषता बताता है वो बताता है श्रम विभाजन को महत्व, श्रम के विभाजन को, अर्थात राज्य के अंदर कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा। लोगों के अंदर कार्यों का विभाजन होना जरूरी है। एक ही व्यक्ति सारे कार्य नहीं करेगा, एक ही जो है वर्ग एक सारे कार्य नहीं करेगा। कार्यों का इस प्रकार से बंटवारा करना चाहिए कि किसी को भी न लगे कि मेरे साथ में ज़्यादा कार्य हो रहा है, किसी को भी यह न लगे कि मैं कम कार्य कर रहा हूँ, और सभी व्यक्ति क्या करें, समान रूप से कार्य करें। सभी व्यक्ति जिससे राज्य के प्रति राष्ट्रवाद उनके अंदर बना रहे। अगली जो विशेषता बताता है वो है व्यक्ति आदर्श राज्य का आधार। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार क्या रहेगा, तो प्लेटो के आदर्श राज्य का जो आधार रहेगा वो रहेगा व्यक्ति। कौन रहेगा, व्यक्ति। व्यक्ति को आधार बना करके प्लेटो क्या करता है, अपने आदर्श राज्य की कल्पना करता है, आदर्श राज्य की बात करता है। बात करते हैं आत्मा संबंधी आधार। प्लेटो कहता है कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है उनके अंदर आत्मा संबंधी आधार भी रहे, यानी कि आत्मिक तत्व जो होते हैं, अंदरूनी बातें जो होती हैं, आत्मा परमात्मा से संबंधित जो बातें होती है, उन पर भी क्या किया जाएगा, बल दिया जाएगा, उनकी भी शिक्षा लोगों को दी जाएगी। अगली बात आती है साम्यवादी विचारधारा को मान्यता। प्लेटो अपने आदर्श राज्य के अंदर किस विचारधारा को मानता है, साम्यवादी विचारधारा को मानता है। ऐसी विचारधारा जिसके अंदर समाज के सभी लोगों का शासन के अंदर भागीदारी हो, लोकतंत्र के समान। और यहाँ पे प्लेटो के साम्यवाद की विचारधारा का मतलब है कि जो शासक वर्ग हैं वो क्या करेगा, वो अपने संपत्ति और परिवार का परित्याग करेगा, जिसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें कर ली है। सद्गुण संपन्न शासक, अर्थात जो शासक होंगे उनके अंदर जो है सद्गुण होंगे, दुर्व्यसन नहीं होंगे, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी,
नशाबाज, इस प्रकार के लालची, इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो शासक के अंदर नहीं होंगे, बल्कि जो शासक है वो कैसा होगा, वो सद्गुणों वाला होगा। सारे के सारे शासकों के अंदर अच्छे अच्छे जो हैं गुण होंगे हैं। ठीक है, तो ये है प्लेटो का आदर्श राज्य था जिनके ऊपर हमने बात की। ठीक है, प्रमुख प्लेटो के आदर्श राज्य की जो विशेषताएं थी उनके ऊपर बात हमने की। बात करते हैं प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। विभिन्न विद्वानों ने प्लेटो के जो आदर्श राज्य की ये कल्पना की थी, प्लेटो ने जो आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया था उसकी आलोचना किस प्रकार से की है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पहली आलोचना है आत्मिकता का अमान्य सिद्धांत, यानी ये जो आत्मा के ऊपर बल दे रहा है प्लेटो, वो क्या है, अमान्य सिद्धांत है, गलत सिद्धांत है। अमान्य सिद्धांत कैसे है? राज्य को प्लेटो व्यक्ति का वृहद रूप तथा आत्मा की अभिव्यक्ति मानता है। राज्य को तो क्या मानता है, व्यक्ति का बड़ा रूप मानता है और आत्मा की अभिव्यक्ति मानता है। प्लेटो ने व्यक्ति के मन में विवेक, साहस तथा तृष्णा के सम्मान, राज्य में शासक, सैनिक तथा उत्पादक वर्ग को मान्यता प्रदान की है, जो पूर्णतया अमान्य सिद्धांत है। आधुनिक युग में इस प्रकार के आत्मिक सिद्धांत को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह दोनों ही परिवर्तनशीलता के गुणों से संपन्न है। ठीक है ना, यानी कि उन्होंने क्या कहा था, प्लेटो ने, हमने जब शुरुआत की जो क्लासें ली थी उनके अंदर बताया था, प्लेटो ने राज्य को 3 भागों के अंदर बांटा था। ठीक है ना, एक तो बुद्धि, साहस और तृष्णा। बुद्धि, साहस और तृष्णा 3 भागों में बांटा था ना। बुद्धि या विवेक, साहस और तृष्णा, पाने की लालसा। बुद्धि का प्रतीक उन्होंने बताया था राजा या शासक को, साहस का प्रतीक बताया था उन्होंने सैनिक या सेना को, और तृष्णा का जो प्रतीक बताया था वो बताया था उत्पादक वर्ग को, किसान को। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये जो उन्होंने विभाजन किया था, तो लोग विद्वानों ने कहा कि ये अमान्य सिद्धांत है, क्योंकि साहस जो है वो उत्पादक वर्ग के अंदर भी हो सकता है, साहसी हो सकते हैं, राजा भी साहसी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि बुद्धि का प्रतीक राजा ही हो, राजा के अंदर ही बुद्धि हो। अन्य जो उत्पादक वर्ग होते हैं, ठीक है ना, व्यापारी होते हैं, किसान होते हैं, वो भी कैसे हो सकते हैं, बुद्धिमान हो सकते हैं, वो भी शासन कार्य कर सकते हैं। इनके अलावा जो साहस है वो इनमें भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जरूरी नहीं है कि राजा है या शासक है वही बुद्धिमान है, जरूरी नहीं है कि शौर्य एवं साहस सेना के अंदर ही है, और ये भी आवश्यकता नहीं है कि जो तृष्णा है और जो अधिक पाने की लालसा है वो उत्पादक वर्ग एवं किसानों के अंदर है। कई सेना के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जो है तृष्णा होती है। कई राजा भी ऐसे होते हैं जो अधिक पाने के लिए जो है जनता के ऊपर गलत गलत कानून बना करके थोप देते हैं। तो ये इसकी पहली आलोचना थी। दूसरा है साम्यवाद के दोषों का समर्थन। साम्यवाद के जो दोष हैं वो क्या है, समर्थन जो है। देखो प्लेटो ने साम्यवाद के ऊपर क्या कहा था कि जो शासक होगा, जो राजा होगा, जो दार्शनिक राजा होगा, उसके पास न तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, न तो उसका घर होगा, न मकान होगा, न उसके पास कोई भौतिक वस्तुएं होगी, न उनके पास सौंदर्य की वस्तुएं होगी, उसके पास कुछ नहीं होगा। जो कुछ है सारा का सारा राज्य का। यहाँ तक कि प्लेटो क्या करता है, जो शासक है उसको परिवार, बच्चे हैं और पत्नी, परिवार, बच्चे, पत्नी और क्या कहते हैं ना, जिनसे व्यक्ति को एक प्रेम मिलता है, उनसे भी वो उनको वंचित कर देता है। तो ये क्या है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। हम देखते हैं जो पशु पक्षी होते हैं ना, पशु पक्षी, वो भी उनके अपने बच्चों को पैदा करने के बाद में जब तक उनको समझ नहीं आ जाती, तब तक वो काबिल नहीं बन जाते, तब तक उनको वो अपने से चिपका करके रखते हैं। तो फिर पैदा होते ही माता से बच्चा
बच्चा ले लिया और उसको पता ही नहीं कि कौन उसका पिता है, कौन उनका माता है, ठीक है ना। और एक सामूहिक रूप से इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये बिल्कुल दोषपूर्ण है। ये व्यवस्था समाज के अंदर नहीं चल सकती और न ऐसी व्यवस्था आज दिन तक किसी भी समय के अंदर देखी गई है। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था पूर्णतया दोषपूर्ण थी। प्लेटो ने सामाजिक पुनर्गठन के लिए साम्यवादी योजना का प्रतिपादन किया था तथा इसके द्वारा जिन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न किया वह दूर तो नहीं हुई, बल्कि उन्होंने मनुष्य की मूलभूत मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को बहुत ठेस पहुंचाई। यानी कि वो क्या करना चाहता था कि एक सामूहिक रूप के द्वारा लोगों के अंदर जो है अच्छा ही बनना चाहता था, लोगों के अंदर एकता स्थापित करना चाहता था। मगर इन एकता के फलस्वरूप क्या होता है कि व्यक्ति की जो मनोवैज्ञानिक मूलभूत आवश्यकता होती है, एक प्रकार से पत्नी, बच्चे और प्रेम, ये क्या होती है, ये व्यक्ति का मानवाधिकार होता है, ये व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है, एक साइकोलॉजी होती है, ठीक है ना। तो उससे वो प्लेटो क्या करता है, यानी कि प्लेटो प्रकृति के साथ में जो नेचुरल रूप से बात चीजें चल रही है उनके साथ में खिलवाड़ कर रहा है। तो ये क्या है, इसकी आलोचना है। अव्यावहारिक राज्य सिद्धांत, प्लेटो का जो राज्य सिद्धांत है, आदर्श राज्य का सिद्धांत है, वो बिल्कुल क्या है, अव्यावहारिक है, ठीक है ना। अव्यावहारिक कैसे है? प्लेटो ने स्वयं कहा था कि इस नगर की स्थापना केवल शब्दों में ही हो सकती है, पृथ्वी के किसी भी कोने में ऐसा राज्य स्थापित नहीं है। प्लेटो एक तरफ आदर्श राज्य की बात करता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और वो खुद कहता है कि ऐसा राज्य जो है ना वो कैसे हो सकता है, ऐसा राज्य सिर्फ कल्पनाओं में हो सकता है, शब्दों में हो सकता है, बातों में हो सकता है, ठीक है ना। पृथ्वी के किसी भी कोने में ऐसा राज्य स्थापित होना मुश्किल है। तो प्लेटो महोदय, जब आप खुद ये मानते हो कि इस प्रकार का राज्य पृथ्वी के किसी कोने में स्थापित नहीं हो सकता, तो फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों फेंकते हो? राज्य के आदर्शवादी सिद्धांतों में प्लेटो ने शिक्षा, योजना, दार्शनिक शासक तथा साम्यवाद का सिद्धांत प्रयुक्त किया है, जो सभी प्रकार से पूर्णतः अव्यावहारिक है। उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर आदर्श राज्य की स्थापना प्लेटो की सिर्फ एक कल्पना मात्र है। प्लेटो खुद कहता है कि आदर्श राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है। इसके अलावा प्लेटो क्या करता है, दास प्रथा का समर्थन करता है। प्लेटो क्या करता है, दास प्रथा का समर्थन करता है। दास प्रथा गलत है, अव्यावहारिक है, अनेचुरल है, दास प्रथा नहीं होनी चाहिए जीवन के अंदर, व्यक्ति समान है। तो प्लेटो दास प्रथा के, प्लेटो के समय यूनान में दास प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था, फिर भी प्लेटो ने इस संबंध में कोई विचार प्रकट नहीं किया। इससे स्पष्ट है कि प्लेटो ने दास प्रथा के संबंध में मौन रहते हुए अप्रत्यक्ष रूप से उसका समर्थन किया है। इस प्रथा को आदर्श राज्य में स्थान देना वस्तुतः प्लेटो की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि प्लेटो का उद्देश्य तत्कालीन नगर योजना के दुर्दशा में सुधार करना था। अरे प्लेटो दार्शनिक था, तो उसका काम था कि राज्य के अंदर जो अव्यवस्थाएं हैं, जो अराजकताएं हैं, जो गलत चीजें चल रही है, उनके अंदर सुधार करना, उनके ऊपर अपना कटाक्ष करना। तो प्लेटो ने वो नहीं किया। जो दास प्रथा, जो उस समय की सबसे मूलभूत समस्या थी, जो समाज की गंदगी थी, जो समाज की समस्या थी, उसके ऊपर प्लेटो मौन रहता है। एक तरीके से क्या करता है, अपनी मौन स्वीकृति उनको दे रहा है। साव्यवी दृष्टिकोण की भ्रामकता, राज्य को साव्यवी बतलाते हुए प्लेटो ने राज्य की तुलना व्यक्ति से की है। यानी कि वो हर्बर्ट स्पेंसर था ना, कि व्यक्ति को एक राज्य और व्यक्ति में समानता स्थापित की, साव्यव सिद्धांत, ठीक है ना। राज्य के अंग बताए, बुद्धि, राजा बोले तो राज्य की बुद्धि है, ठीक है ना, हाथ पैर ये उत्पादक वर्ग है, उसका साहस, उसको सेना है। इस प्रकार से राज्य एवं व्यक्ति के अंदर वो क्या कर रहा है, समानता कर रहा है, साव्यव कर रहा है। और धनिष्ठ जान पड़ता है जब तक ये देखते हैं कि राज्य व्यक्ति का ही विस्तृत रूप है, परंतु व्यक्ति तथा राज्य के वास्तविक भेद की उपेक्षा के कारण ये साव्यवी दृष्टिकोण अत्यधिक भ्रामकता लगता है। राज्य एवं व्यक्ति के बीच में साव्यवता लाना, ठीक है ना, आंगिक दृष्टिकोण लाना कि व्यक्ति और राज्य को व्यक्ति के समान मान करके उसका अध्ययन करना, ये क्या है, भ्रामक है। अगली जो उसकी आलोचना है वो है आदर्श राज्य में वर्गीय असंतोष। प्लेटो द्वारा किया गया मानव समाज का वर्गीकरण पूर्ण रूपेण असंतोषजनक था। समाज को शासक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा उत्पादक वर्ग में विभाजित करके प्लेटो ने ऐसी बंद व्यवस्था की स्थापना की जो भावी असंतोष की सुशक्ति। इस दशा में शांति स्थापना का लक्ष्य तो स्वयं शुरू हो जाता है। क्या होता है कि प्लेटो इस प्रकार से 3 भागों में राज्य को बांटता है, शासक की और उनके इस प्रकार से कामों को बांटता है कि उनके अंदर एकता रह ही नहीं सकती, वो आपस में लड़ के
मर जाएंगे। प्लेटो की जो विचारधारा है वो क्या है, लोकतंत्र की विरोधी है, यानी कि प्रजातंत्र लोकतंत्र को आधुनिक समय के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है, मगर प्लेटो क्या करता है कि इसके ऊपर बल नहीं देता है। प्लेटो की जो व्यवस्था है वो क्या है, नैतिकता पर अधिक बल देती है। देखो हर चीज नैतिकता पर नहीं चल सकती, ठीक है ना। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो जिस प्रकार से कई व्यक्ति ऐसे होते हैं उनकी नियति ऐसी होती है, ठीक है ना, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि उनके साथ में बल का प्रयोग, दंड का प्रयोग करना ही पड़ता है, नैतिकता वहां पे काम नहीं करती है, और बल और दंड को जो है प्लेटो अपने अंदर स्थान नहीं देता है। तो नैतिकता पे अधिक बल दे रहा है, यथार्थवाद वास्तविकता से परे है, काल्पनिकता ज्यादा है। प्लेटो का जो सिद्धांत है वो क्या है, आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है वो कैसा है, काल्पनिक बहुत है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है यथार्थवादिता बहुत कम देखने को मिलती है, आदर्शवादिता ज्यादा देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, ये था प्लेटो का आदर्श राज्य। इस प्रकार से अपना प्लेटो खत्म होता है। कल अपन और किसी नए टॉपिक के साथ में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।